रिकू एक 5 साल का मासूम लड़का है जो कि अपनी फैमिली के साथ रहता है एंड इनकी फैमिली में कोई भी पर्सन नॉर्मल नहीं है। एक दिन रिकू एक लड़की को देखता है जिसके पास एक स्वॉर्ड है एंड उस लड़की ने रिकू के ही फादर को स्टैब किया है। इसके बाद ही वो लड़की रिकू को देखकर स्माइल करती है। फिर रिकू के पापा मरने से पहले सभी ट्री को देखते हैं। समय के आगे बढ़ने के साथ ही रिकू अब 8 साल का हो चुका है एंड साथ ही नूरा हाउस का मास्टर भी। इस घर के सुप्रीम कमांडर रिकू के ग्रैंडफादर है। यहाँ पर एओटावो कुरोटावो के साथ ही नूरा हाउस की असल्ट ऑफिसर यूकी ओना भी रहती है। रिको अपने ग्रैंडफादर से पूछता है कि वह कब इस हाउस का हेड बन सकता है। रिको के ग्रैंडफादर ये बताते हैं कि तुम जब स्ट्रॉन्ग बन जाओगे याकाई के जैसे तब तुम हैज द थर्ड इस हाउस के मास्टर बन सकते हो। रिको भी वादा करता है कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग याकाई बनेगा। स्कूल के अंदर सभी को रिको ये बताता है कि उसके ग्रैंडफादर याकाई के एक सुप्रीम लीडर हैं, मगर रिको को ये पता नहीं है कि उसके ग्रैंडफादर की रेपुटेशन बहुत ही खराब है, क्योंकि वो किसी के भी घर में चले जाते हैं और उन्हें जो पसंद आता है वो खाते हैं, जिसके वजह से बाकियों को परेशानी होती है। और सभी बच्चे ये मानते हैं कि याकाई तो अफवाह है जो कि उन्हें उनके पेरेंट्स ने डराने के लिए सुनाया था। रिकू के ग्रैंडफादर उसे याकाई के एक मीटिंग में लेकर आए हैं। अब इतने सारे याकाई को एक साथ देखकर रिकू भी बहुत ही एक्साइटेड है। इस मीटिंग को न्यूरो क्लैन के थर्ड एयर एंड सुप्रीम कमांडर को अनाउंस करने के लिए किया गया है। ये पर्सन जिसका नाम है लॉर्ड गैगो, वो ये बताते हैं कि उसे ही सुप्रीम कमांडर बनाना चाहिए, क्योंकि उनके जैसा कोई भी इस पोस्ट के लायक नहीं है। वो ये भी बताते हैं कि इस साल में जितने भी बच्चे गायब हुए हैं उनके पीछे इनका ही हाथ है। गैगो के इन सभी बातों को सुनने की वजह से रिको डर चुका है। बाकी सभी मेंबर्स भी गैगो को ही सपोर्ट कर रहे हैं। गैगो के इस काम की वजह से उसकी तारीफ रिको के ग्रैंडफादर भी करते हैं, जिसके वजह से रिको डर चुका है फिर से। बट वो ये भी बताते हैं कि गैगो इस पोस्ट के लायक नहीं है, वो रिको को इस पोस्ट के लायक समझते हैं। सभी याका ही इस बात के लिए बहस करने लगते हैं। रिको के अंदर उनके ग्रैंडफादर का खून तो है, मगर वो भी बच्चा है। यहीं पर गैगो ये सोच रहा है कि उसके जैसा इविल पर्सन को ना चूज करके एक बच्चे को चूज किया गया है, जिसके वजह से वो बहुत ही गुस्सा है, मगर वो अभी खुद को कंट्रोल करता है। रिको चुप है, इसीलिए उसके ग्रैंडफादर पूछते हैं कि तुम खुश क्यों नहीं हो। रिको को लीडर बनाने के लिए रिको के ग्रैंडफादर के साथ ही बाकी याकाई भी मान जाते हैं, यानी कि अब रिको 10,000 डीमंस को कंट्रोल करेगा उनका लीडर बन के। यहीं पर रिको को यह नहीं पता था कि याकाई इतने इविल होते हैं। इस बात को जानने के बाद रिको को अब ये पोजीशन नहीं चाहिए। वो ये भी बताता है कि इसके वजह से उसे स्कूल में बहुत ही हेट मिलता है एंड वो नहीं चाहता है ऐसा, इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है। एक शाम को जब यूकी लेट हो जाता है तो क्रो के ग्रुप आते हैं यूकी को ले जाने के लिए। इस क्रो का नाम है करासु। करासु एक एडवाइजर होने के साथ ही एक लॉयल मेंबर है नोरा क्लैन का। कुरुसो रिकू को यह बताता है कि तुम एक ह्यूमन हो, लेकिन तुम्हारे अंदर तुम्हारे ग्रैंडपा का भी ब्लड है। रिकू फिर अपने मैंशन में चला आता है, जहाँ पर रूम में एंटर करने के साथ ही वो न्यूज देखता है। न्यूज में बताया जा रहा है कि एक टाउन में एक बस मलबे के अंदर दब चुका है। वो बस एक एलिमेंट्री स्कूल बस है, यानी कि उसके अंदर रिकू के भी फ्रेंड्स हैं। बस को अभी रेस्क्यू नहीं किया जा रहा है, इसलिए रिकू उस बस को बचाने के लिए जाने का फैसला करता है। याकाई ह्यूमंस की मदद नहीं कर सकते हैं, इसीलिए रिकू को रोका जाता है। इस बात से रिकू गुस्सा हो जाता है। फिर उसके आसपास स्मोक्स अपीयर होने लगते हैं। इसके बाद ही रिकू की आवाज बदल जाती है और उसके हेयर्स सफेद हो जाते हैं। ऐसा पहले किसी भी याकाई ने नहीं देखा था, जिसके वजह से वो हैरान है। रिकू ये बताता है कि अगर वो एक इंसान बना रहा तो उसे कोई भी आगे नहीं जाने देगा, इसलिए वो एक डीमन बनेगा बाकियों को बचाने के लिए। रिकू पूरी तरह से एक डीमन बन चुका है, एक याकाई बन चुका है। उसके ग्रैंडफादर का ब्लड उसके अंदर एक्टिवेट हो चुका है, इसलिए वो जाने का फैसला करता है इन सभी को छोड़कर। दूसरी तरफ गैगो अपनी आर्मी के साथ चला आया है सभी बच्चों को खत्म करने के लिए। सभी बच्चे याकाई को देखकर बहुत ही घबराने लगते हैं। गैगो बस के बहुत ही करीब आ जाता है, मगर तभी रिकू उसे अपने स्वॉर्ड से पीछे धकेलता है। इस अटैक की वजह से गैगो के सर से खून निकलने लगता है और उसे यकीन नहीं हो रहा है कि वो एक बच्चे से हार रहा है। रिकू याकाई को यह बताता है कि वो खुद के रहते मासूमों को नहीं मरने देगा। रिकू ये बताता है कि वो थर्ड एयर बनेगा एंड सभी को लीड करेगा। रिकू दुनिया के सभी याकाई को ये मैसेज भेजता है कि वो अब उनका लीडर है। गैगो इसके अगेंस्ट था, इसलिए वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर रिको उसे सबके सामने ही खत्म कर देता है। टर्मा जो कि एक बोर्ड मेंबर है एंड साथ ही वो एक एडवाइजर भी है, वो इन सभी नज़ारों को देखकर ये सोचता है कि उसे पता चल गया है लॉर्ड ऑफ द नाइट का मतलब क्या है। वो कहता है कि इसका मतलब यह है
वो पर्सन जो कि मॉन्स्टर के साथ ह्यूमंस के बीच में भी पॉपुलर हो और उन्हें सिखाए कि फियर से कैसे लड़ा जाता है। सभी बच्चे डरे हुए हैं मगर वो फिर भी रिकू को ही हीरो मानते हैं। फिर रिकू गिर जाता है और वो अपनी पहली नॉर्मल फॉर्म में चला आता है। फिर 4 साल बीतते हैं। सभी लोग ही न्यूरोहन से ये पूछते हैं कि वो कब तक एक कमांडर के तौर पर रहेंगे। उन्हें किसी को चूज करना पड़ेगा। ग्रैंडपा ये बताते हैं कि मुझे यकीन है कि मेरे ग्रैंडसन के अलावा कोई भी इस पोस्ट के लायक नहीं है। मगर इस बात से बाकी लोग खुश नहीं है क्योंकि उन्होंने रिकू के अकाई फॉर्म को 4 साल में बस एक ही बार देखा है। इन्हीं में से एक बोर्ड मेंबर यूकी ये बताता है कि अपने डर से जो लड़ पाता है वही द लॉर्ड ऑफ नाइट कहलाता है। इसके बाद दिन बीतते हैं और एक दिन जेन रिकू से मिलने के लिए आता है। जेन एक पॉइजनस बर्ड है जो कि ट्रेन हुआ है किसी भी तरह के बीमारियों को ठीक करने के लिए। साथ ही वो रिकू का बचपन का फ्रेंड भी है, साथ ही उसका स्वॉन ब्रदर भी। वो काफी सालों से उनसे दूर रहा है मगर वो आज 3rd जनरेशन के लीडर से मिलने के लिए आया है। यूकी ये बताता है कि रिकू अब भी कमांडर के पोस्ट पे नहीं है और इस पोस्ट की बात का जिक्र जब भी कोई करता है तो रिकू गुस्सा हो जाता है। रिकू स्कूल से घर आता है तो वो जेन को देखकर काफी खुश होता है। जेन माफी मांगता है रिकू से जनरल मीटिंग में पार्टिसिपेट ना करने के लिए। रिकू जेन को माफ कर देता है ये कहते हुए कि मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। बात को सुनते ही जेन ये बताता है कि तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए क्योंकि तुम आने वाले समय के कमांडर बनने वाले हो। बट रिकू ये बताता है कि क्योंकि वो इंसान है तो वो इस पोजीशन को नहीं एक्सेप्ट कर सकता है। इस बात को सुनते ही जेन गुस्सा हो जाता है। वो ये बताता है कि तुम ऐसी बकवास की बातें फिर मत करना। जेन ये भी बताता है किसी को भी ये नहीं पता है कि आने वाले समय का लीडर कौन बनेगा। मगर रिकू अभी यही कहता है कि एक इंसान को इस पोजीशन को नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए। रिकू की इन बातों को सुनकर जेन बहुत ही गुस्सा हो जाता है। वो बताता है कि मैं ऐसे पर्सन के साथ नहीं रह सकता हूँ। ज्यादा गुस्सा करने की वजह से वो खांसने लगता है, वो भी कमजोरी से। रिकू अपने ग्रैंडफादर से गुस्सा है क्योंकि वो बताता है जेन को यहाँ पर नहीं आना चाहिए था क्योंकि उसे घूमने के लिए भी मना किया गया है। ग्रैंडपा ये बताते हैं कि अगर तुम्हें मेरी ये बातें बेकार लगती है तो फिर तुम इस फैमिली को रन करने के लायक नहीं हो। फिर एक स्नेक जेन को यहाँ से ले जाता है क्योंकि जेन की हालत खराब हो रही है। स्नेक जेन को यह कहता है कि तुम्हें नोरा फैमिली को छोड़ देना चाहिए क्योंकि उस बच्चे की वजह से हमारा भविष्य खराब होने वाला है। जेन ये बताता है कि जेनी ग्रुप कर्जदार है नोरा फैमिली का क्योंकि ये लोग शारीरिक कमजोर होते हैं तो इन्हें किसी ने भी नहीं प्रोटेक्ट किया रिको के ग्रैंडफादर के अलावा। एंड उन्होंने ही इन्हें एक डीमन कंसीडर किया है। हमें ये पता चलता है कि नोरा फैमिली के पास काफी अच्छा फाइनेंशियल सपोर्ट है जैसे कि द डर्मा अलायंस, जेनी ग्रुप एंड बहुत से मॉन्स्टर्स जो कि सी लेवल के हैं। सभी लोग इकट्ठा हुए हैं एंड नोरा ग्रुप का ही ये मिशन है कि उनको वो प्रोटेक्ट करे। एंड अभी जेनी ये मानता है कि 3rd कमांडर ही नोरा फैमिली की अंत होने का कारण बनेगा। हैबिडियो ये बताता है कि तुम्हारा घर भी अब नहीं रहेगा क्योंकि तुमने हमें धोखा दिया है। हैबिडियो ये मानता है कि पहले धोखा उसे मिला है। वो ये कहता है कि अगर तुम अच्छे से रहते, तुम और अच्छे से ग्रो करते तो हो सकता था कि तुम एक वेसल के तौर पे और अच्छा होते, मगर तुमने हमेशा ही नोरा फैमिली को ही खुद से आगे रखा। यहाँ पर जेन मरने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि कुछ और काम हैं ऐसे जो कि जेन को करना है। बट कमजोर शरीर होने की वजह से जेन अभी खांस रहा है। तभी ही हैबिडियो रूप चेंज करके एक बड़ा सा स्नेक बनने के साथ ही अटैक करता है जेन पर, मगर उसे क्रोसु रोक देता है। रिकू जेन को बचाने के लिए अपने डीमन फॉर्म में आ चुका है। रिकू ने सभी कुछ देख लिया है इसलिए वो हैबिडियो को यह बताता है कि अगर उसे जेन को बचाने के लिए हैबिडियो को मारना पड़े तो वो ऐसा करेगा। एंड फिर इसके बाद ही अपने पावर का यूज करते हुए रिकू हैबिडियो को स्लाइस करते हुए खत्म कर देता है। रिकू के इस फॉर्म को जेन ने नहीं देखा है इसलिए वो रिकू से पूछता है कि तुम कौन हो। क्रोसु ये बताता है कि यही रिकू है जिसकी वजह से जेन हैरान हो जाता है। फिर रिकू ये बताता है कि वो ही 3rd कमांडर बनेगा यानी कि एक डीमन लॉर्ड। क्रोसु फील करता है कि यह सब बकवास है क्योंकि सुबह होने के साथ ही रिकू वापस से ह्यूमन फॉर्म में चला आएगा एंड वो सभी कुछ भूल जाएगा। एक मीटिंग को रिकू अटेंड करता है। ग्रैंडपा ये बताते हैं कि इस मीटिंग को रखने का एक मेन मकसद है हमारी फैमिली को स्ट्रॉन्ग करना एंड इसलिए आज वो 3rd कमांडर एंड द डीमन लॉर्ड का नाम अनाउंस करेंगे। वो बताते हैं कि नूरा रिकू ही हमारा 3rd कमांडर एंड द डीमन लॉर्ड है। अभी तक रिकू इस बात को सीरियसली नहीं ले रहा था मगर अब वो भी सीरियस है। रिकू सभी को ही थैंक यू कहता है इस मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए, वो भी इस लकी दिन पर। इस दिन को थैंक यू चिजुत्सु भी कहा जाता है। वो सभी को इस बात के लिए भी माफी मांगता है कि वो सभी को उनके हाई पोजीशन होने के बाद भी उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा था, मगर अब न्यूरा रिकू 3rd कमांडर एंड द डीमन लॉर्ड का पोजीशन एक्सेप्ट करता है। हिहाई जो कि एक बोर्ड मेंबर है वो न्यूरा को एक इंसिडेंट मॉन्स्टर कैप टेरिटोरी के रिलेटेड बताती है। हिहाई ये मानती है कि वो एक ऐसा ग्रुप है जो कि कुसो ग्रुप की कॉपी कर रहा है तो उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
उनका ध्यान वो खुद ही रख लेगी। मगर अगले दिन ही क्लैन को ये पता चलता है कि हीहाई के साथ ही 9 और मेंबर्स मारे गए हैं। सभी के लिए ये बात हैरान करने वाली थी, क्योंकि हीहाई जानी जाती थी अपनी स्ट्रेंथ के लिए, मगर वो आसानी से मरी हुई है। स्कूल के अंदर क्रैशड इंजन को रिकू देखता है, जो कि बहुत ही जल्दी में आगे जा रहा है। थोड़ी देर में ही रिकू को इन्फॉर्म किया जाता है कि उनके ग्रैंडफादर मिसिंग है। यूं तो रिकू के ग्रैंडफादर गायब होते रहते हैं, मगर हाल के इंसिडेंट की वजह से ये थोड़ा सा मामला गंभीर है। रिकू बताता है कि वो इसे खुद ही जांच करेगा। घर जाते वक्त रिकू एक स्टूडेंट से टकराता है, जो कि शायद से रिकू का ही इंतजार कर रहा है। ये लड़के रिकू को जानते हैं। वो ये भी बताते हैं कि हम सिमिलर हैं। लड़के का नाम यान है, जिसके पास बहुत सारा टैलेंट है। यान ये बताता है कि बचपन से ही तुम्हारे पास सब कुछ है, मगर अब मैं तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगा। रिकू नहीं समझ पा रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है, तो दूसरी तरफ उसकी एक फ्रेंड को इनुगामी नाम का ये लड़का हैरास कर रहा है, जिसके पास काफी लंबी जीभ है। ये लोग और कुछ करे कि तभी वहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स आ जाते हैं, जिसके वजह से ये सभी आगे बढ़ने लगते हैं। इनके आगे बढ़ते ही इन सभी को ही 7 लोग और ज्वाइन करते हैं, जो कि होते हैं शिकुकु 88 डीमन गॉड्स लीडर। इन सभी बातों के बाद मीटिंग में रिको ये बता रहा है कि उसके साथ आज कैसी चीजें हुई। रिको को याद आता है कि वो लोग 7 लोग थे, एंड शायद से यही वो लोग हैं जिन्होंने बाकी 9 लोगों को खत्म किया था। इस बात के बारे में कोई श्योर नहीं है, मगर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। साथ ही ये खतरा इसलिए भी है क्योंकि ह्यूमंस को इन डीमंस के बारे में कुछ भी नहीं पता है। इसलिए सभी लोग रिको से पूछते हैं उसके अगले स्टेप के बारे में। एक स्टूडेंट जिसके पास 7 लोग हैं, वो एक बिल्डिंग पे है जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो कि अपना प्लान डिस्कस कर रहे हैं। और ये सभी उतना आगे चले आए हैं जब इनका सपना सच होने वाला है। अब क्योंकि रिको के ग्रैंडफादर गायब हैं, तो इनके पास अपॉर्चुनिटी है उन पर अटैक करने का। मगर इन्हें पता है कि हमें ये बताया जाता है कि नूरा फैमिली को टाचिगामी नाम के एक कॉर्पोरेशन सपोर्ट करती है, इसलिए इनका लीडर ये फैसला करता है कि वो पहले टाचिगामी को ही खत्म करेंगे। फिर ये सभी शहर में डिस्ट्रक्शन करने लगते हैं ताकि सभी लोगों का अटेंशन ये ग्रैब कर सके। इन्हू जो कि एक बर्ड के जैसा दिखता है, जिसके पास फायर की पावर है, वो डिस्ट्रक्शन करने लगता है ह्यूमंस को डराने के लिए। एक पार्क में वो आग लगा देता है, जिसकी वजह से लोग वहाँ से भागने लगते हैं डरकर। यहीं पर यूरा नाम की एक लड़की है जो कि काफी पावरफुल है। वो अटैक करती है एंड फायर को काबू करने में कामयाब होती है, एंड वो अब सामना करेगी इन्यूहू का। फिर वहीं पर सैनिक के साथ ही 3 क्रो चले आते हैं नूरा फैमिली के। इसी वजह से इन्यूहू वहाँ से भाग जाता है। फिर काना रिकू को सभी सिचुएशन के बारे में बताती है। वो कहती है कि उसे डीमंस एंड उनके अस्तित्व पर यकीन है, यानी सभी मेंबर्स की तारीफ कर रहा है डिस्ट्रक्शन करने के लिए। वो यह भी कहता है कि अब हमारा अगला टारगेट रिकू का घर है, एंड इस बार इनुगामी डिस्ट्रक्शन के इस प्लान को लीड कर रहा है। किसी एक रूम में बोर्ड मेंबर बैठे हैं जो कि प्लान के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हियाई का लड़का चावे वो काफी गुस्सा है लीडर से, क्योंकि वो अपने फादर का बदला लेना चाहता है। अब क्योंकि यहाँ पर रिकू नहीं है, इसलिए हिडित्सुन चाहे को इनकरेज करता है, क्योंकि उसे पता है ये बेटा है हियाई का, तो इसमें दम तो होगा। रिकू फिर वहाँ पर चला आता है सभी से माफी मांगते हुए कि उसे देर हो गई। हिडित्सुन ये बताता है कि यहाँ पर वो सभी जल्दी आ गए थे, क्योंकि ये इस फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं। रिकू सभी को ये बताता है कि किसी को भी खुद से ही कुछ करने का जरूरत नहीं है, एंड अगर कोई ऐसा करता है तो उसे पनिश किया जाएगा। जितने भी मुसीबत आएंगे रिकू सभी के साथ मिलकर ही उसे खत्म करेगा। रिकू को चावे रिवेंज ना लेने के लिए कहता है। इस बात के लिए चावे उठकर आर्ग्यू करने लगता है। तभी रिकू ये बताता है कि समय अभी ठीक नहीं है, इसलिए हमें खुद में ही लड़ाई करके अलग नहीं होना है, क्योंकि दुश्मन यही चाहते हैं। हम रिवेंज लेंगे मगर सही टाइम पर। हिडित्सुन ये पूछता है फिर अब हम क्या करें। रिकू के पास एक प्लान है। रिकू उनके डिफेंस को कमजोर करेगा। यहीं पर इनुगामी इन सभी की बातों को सुन रहा है। इनके प्लान को खराब करने के लिए इनुगामी पासी याकाई के ग्रुप में से एक को खत्म कर देता है। बाहर की आवाज को सुनकर रिकू बाहर आता है ये देखने के लिए कि क्या हुआ है। यहीं पर इनुगामी डॉग के फॉर्म में इन्हें पेड़ के ऊपर से देख रहा है। इनुगामी कैसल में आने के साथ ही सभी लोगों को इंजर करने के साथ ही वहाँ से निकल जाता है और उसे कोई भी नहीं पकड़ पाता है उसके स्पीड की वजह से। रिकू इनुगामी का पीछा गेट तक करता है एंड इनुगामी अपने टीम के साथ मिल जाता है। ये सभी खुद को टेनुकिची मिजुकी कहकर इंट्रोड्यूस करते हैं और ये 88 शिकुकी डीमंस के गॉड हैं। इसके पापा 800 टेनुकी हाउसेस के लीडर थे। रिकू ये पूछता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। मिजुकी ये बताता है मैं डर बैठाना चाहता हूँ सभी के दिल में, तुमसे भी ज्यादा, ताकि मैं तुमसे भी ऊपर जा सकूं। जाने से पहले इनोबु को मैंसन को जलाने का ऑर्डर देता है मिजुकी। कैसल के छत पर आग लग जाती है। कुछ लोग पीछा करते हैं उनका, मगर रिकू उन्हें ऐसा करने से रोक देता है। एवोटा वो अपनी पावर लगाने के बाद भी फायर को रोकने में नाकामयाब होता है, मगर कापा जो कि पानी का ही मेन रिजेंबल है, वो पानी का यूज करते हुए पॉन्ड से आग को बुझाने में कामयाब होता है। अगले दिन सभी याकाई मैंसन के डिफेंस को
स्ट्रॉन्ग करने के लिए मदद कर रहे हैं। न्यूहू एंड टेमिजुकी कैसल पर किए गए अपने अटैक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और इन्हें अब भी समोकी सामा नाम के किसी एंटिटी के ऑर्डर के बारे में कुछ नहीं पता है। कैसल के अंदर ससामी रिसेंट मर्डर के बारे में बता रहा है। मर्डर हुआ है मार्टिनाई ओबेक एंड उनके 3 बॉडीगार्ड्स का, जो कि ओबेक क्लैन से थे। ये अटैक गार्ड्स के रेस्टिंग टाइम पर हुआ था, इसलिए सभी को लगता है कि कोई क्लैन का ही पर्सन है। सभी को शांत करते हुए रिकू ये बताता है कि हमें सही में नहीं पता है कि क्या हुआ है। इस मैटर को रिकू कुरासू को सॉल्व करने के लिए छोड़ देता है और सभी को अलर्ट रहने के लिए कहता है। ये लड़की जिसका नाम है यूरा, वो शहर में किसी डीमन के प्रेजेंस को फील करती है। उसके आगे से एक लेडी जाती है तो वो उसे ओल्ड लेडी कहती है, जिसकी वजह से वो लेडी ऑफेंड हो जाती है एंड यही एक डीमन है। लेडी यूरा पर अटैक करती है बट यूरा भी डिफेंड कर लेती है। यूरा की पावर को देखने के बाद लड़की वहां से भागने का डिसाइड करती है। लड़की भागते हुए यूरा से बहुत दूर चली जाती है, मगर यूरा उसकी प्रेजेंस को फील करते हुए उसका पीछा करते हुए चली आती है। न्यूरा हाउस के सामने वो अपने क्लासमेट से मिलती है जो कि ट्रेनिंग कर रहे थे। रिकू ये पूछते हैं कि क्या तुम ट्रेनिंग कैंप को ज्वाइन करने के लिए आई हो, मगर लड़की बताती है कि मैं एक डीमन का पीछा करते हुए यहाँ पर चली आई। लड़की को यकीन है कि वो डीमन एक कैजीबारी ओना थी। रिकू ये पूछता है कि क्या तुमने कुछ किया, क्योंकि रिकू को यह पता है लड़की शिकुकू से है। लड़की बताती है कि वो कैसे उस डीमन से मिली। फिर कुरासू स्केच तैयार कर लेता है उसी डीमन का। यकाई लग जाते हैं एंड फिर एक शॉप पर उन्हें वो लड़की मिल जाती है। लड़की से मिलने के बाद इन्हें पता चलता है कि ये काफी हद तक नूरा फैमिली के काउंसिल मेंबर से मिली हुई है और उसके इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही शिकुकू मूव प्लान करते हैं। इस बात को जानने के बाद कुरासू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड फिर इस लड़की से लड़ने के लिए रिकू अपने डिमोनिक फॉर्म में चला आता है। रिकू आगे बढ़ रहा है तो शॉप के अंदर काजीबारी ओना से काफी सारे इम्पोर्टेंट डिटेल्स हिडेत्सु शो कर रहा है, क्योंकि वो अभी ड्रंक्ड है। आगे बढ़ने के साथ ही रिकू को एक लड़की की बाल मिलती है। रिकू उस बाल को तोड़ देता है, जिसकी वजह से ओना को ये पता चल जाता है कि कोई यहाँ चला आया है। ओना को प्रेजेंस फील होने के साथ ही डर का भी एहसास हो चुका है, इसलिए वो यहाँ से भागने लगती है। उनके आने से पहले ही ओना के पीछे अपने ऑफिसर्स को रिकू भेजता है। हिडेत्सुन को कैसल में लाया जाता है। सभी लोग ही उसे इस बात के लिए बोलने लगते हैं कि उसने कैसे एक लड़की से फैमिली के इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को शेयर किया। हिडेत्सुन को कोई सजा तो नहीं मिलती है, मगर इस इंसिडेंट की वजह से रिकू को एहसास हो जाता है कि उनकी कमजोरी ही उनके लिए मुसीबत खड़ी करती है। हमें यूरा को दिखाया जाता है, जिसे फिर से डिमोनिक प्रेजेंस फील होती है। ओना वापस से आ चुकी है। यूरा ओना को एक सुनसान जगह पे ले आती है ताकि शहर को डैमेज ना हो। ओना यूरा से ये पूछती है, तुम क्यों एक डीमन एलाई के साथ काम कर रही हो। यूरा इस बात को ना कह देती है। ओना ये कहते हुए कि बहुत बात कर ली, वो अटैक करने के लिए अब तैयार है। यूरा भी बताती है कि वो हार नहीं मानेगी, क्योंकि उसे इस दुनिया के सभी इविल स्पिरिट्स को खत्म करना है। कुरासू रिकू को ये बताता है कि उसने ओना को ढूंढ लिया है एंड वो अभी रिकू के साथ बैटल कर रही है। सभी लोग यूरा के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर यूरा अपने शिकेगामी का यूज करते हुए ओना से लड़ रही है। इंजरी की वजह से यूरा अटैक नहीं कर पाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर उसे पकड़ लेती है ओना। ओना कुछ और करे कि उससे पहले ही न्यूरा फैमिली उसे रोक देती है एंड रिकू के पावर को फील करने के बाद ओना डर चुकी है। ओना कोशिश तो करती है रिकू से फाइट करने का, मगर रिकू का शैडो ही उसके प्रेजेंस को दिखाते हुए ओना के हेयर एंड उसके वेपन को काट देता है। ओना से रिकू ये कहता है, तुम्हें जो भी मैसेज पहुंचाना है जाकर पहुंचा दो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। इसलिए ओना चली आती है टेमिजुकी के पास और उसे सभी बातें बताती हैं। ये कहने के साथ ही कि रिकू कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है। इस बात को सुनने के बाद टेमिजुकी भी एक्साइटेड हो जाता है, यह कहते हुए कि इस टाउन में आने का कोई तो फायदा हुआ। टेमिजुकी अब रिकू को चाहता है कि वो उसे ढूंढे एंड साथ ही वो अपनी सभी पेलिग्रिन से कहता है कि उन सभी को उनकी पावर्स बचा कर रखना है, ताकि फ्यूचर में उनकी पावर टेमिजुकी के लिए काम आ सके। मैंशन में कुरासू ये सोच रहा है कि क्या टेमिजुकी का मिशन है न्यूरा फैमिली को खत्म करना, क्योंकि उसने काफी सारे मेंबर्स को पहले ही खत्म कर दिया है। बट रिकू को ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि अगर सही में उन्हें फैमिली को खत्म करना होता तो वो डायरेक्ट अटैक करने के लिए आ सकते थे। क्योंकि उन्होंने ऐसा नहीं किया है तो उनका कोई और प्लान हो सकता है। मैंशन में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन स्क्वाड भी है, जो कि शहर में सभी डिस्ट्रॉयड प्लेस को देख रही है। वे नोटिस करते हैं कि टारगेटेड हाउसेज मेजरली श्राइन्स हैं। इस बात को जानने के बाद रिकू भी सरप्राइज्ड है। दूसरी तरफ मिडिल ऑफ द सुकुकू माउंटेन्स में न्यूरहिन यहाँ पर आया है इस जगह की जांच में, ताकि उसे नोबल ऑफ द सुकुकू डीमंस मिल सके। एंड इस श्राइन में 108 सुकुकू गॉड्स रहते हैं और इन सभी को यामागुची राइजन कहा जाता है। इनिगुमी जाबू इनका लीडर है, मगर वो अभी रिटायर्ड है एंड ग्रैंडपा इनसे मिलने के लिए आए हैं। गेट कीपर इनिगु से पूछता है कि क्या वो ग्रैंडपा से मिलने के लिए तैयार है, तो वो हाँ बोलता है। दूसरी तरफ रिकी को मिजुकी के गोल्स अभी समझ नहीं आ रहे हैं। सोचते हुए उसे यह ख्याल आता है कि जब वो काजीबारा की तरफ जा रहा था तभी एक श्राइन डिस्ट्रॉय हुआ था।
रिकू को समझ आ जाता है कि उसे क्या करना है, इसलिए वो सभी को बुलाकर ये बताता है कि जाओ उन सभी श्राइन्स को प्रोटेक्ट करो जो अभी तक डिस्ट्रॉय नहीं हुए हैं। दुश्मन इनको भटकाना चाहते हैं मगर ये भी खुद को भटकने नहीं दे सकते हैं, इसलिए सभी अब मिलकर काम करेंगे। अपोनेंट से एम करके बैठे हैं कि वो टाचिगामी को डिस्ट्रॉय कर देंगे नोरा फैमिली को कमजोर करने के लिए। एंड इसके वजह से जितने भी लोग हैं उनके बिलीव्स हटकर डर में कन्वर्ट हो जाएंगे सेकुकू डीमंस के लिए। दो लोग पहुंच चुके हैं श्राइन को देखने के लिए। ग्रैंडपा उनसे ये बात कर रहे हैं कि गॉड्स को कैसे कमांड किया जाए। यहीं पर ग्रैंडपा ये बताते हैं कि चिहाई को किसने मारा था, उसका नाम था मुचाई। इनुगुमी को याद आता है कि ग्रैंडपा किसके बारे में बात कर रहे हैं। वो ये बताते हैं कि टेमिजुकी उनका ही बेटा है, उनके 88th बीवी का 8th सन है वो, और उसके पास इनुगामी के काफी सारे पावर्स हैं। वो ये चाहता है कि वो डीमन लॉर्ड बने। इस मिशन को अचीव करने के लिए उसने 7 लोगों को इकट्ठा किया है। इन सभी में से इनुगामी सबसे ज्यादा खतरनाक है। वो लोगों के हेटरेड एंड जेलेसी का पावर यूज करता है और अभी इनुगामी ये चाहता है कि वो रिकू को खत्म कर दे, मगर उसे टेमिजुकी ये बताता है कि वो रिकू को खत्म नहीं करेगा, वो उसे मिसाल के तौर पे छोड़ देगा। मगर इनुगामी ये बताता है कि शिकुकु लॉ के अकॉर्डिंग कमजोर को मरना पड़ता है। टेमिजुकी मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम्हें जो करना है करो, क्योंकि यह इनुगामी है तो इसे किसी की भी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। रिकू की तरफ इनुगामी निकल ही रहा था कि उसे काजुबारा रोक देती है, ये पूछने के लिए कि तुम टेमिजुकी के लिए क्या कुछ भी कर सकते हो। इनुगामी ये बताता है कि उसी की वजह से मेरे पास पावर्स हैं। हम फिर रिकू को देखते हैं जो कि गेम खेलते हुए बाकी सभी के साथ एंजॉय कर रहा है एंड इन सभी को ही इनुगामी देख रहा है। रिकू को इंसानों के साथ अच्छे से रहता देखकर इनुगामी बहुत ही ज्यादा इरिटेशन फील कर रहा है। रिकू के ग्रुप में से एक पर्सन को ईमेल मिलता है जिसमें इन्फॉर्मेशन थे। वहाँ बताया गया था कि वो हंट कर सकते हैं एक अबैंडन स्कूल को एंड इसीलिए सभी लोग रवाना होने लगते हैं, मगर उन्हें रिकू रोकने की कोशिश करता है। बट एक फोन आने की वजह से वो फोन को उठाने के लिए चला जाता है, जिसकी वजह से उसके बाकी मेंबर्स चले जाते हैं। फोन पर इनुगामी ये बताता है कि मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ मगर तुम अपने घर से बाहर निकलते ही नहीं हो, इसलिए मैं अब तुम्हारे फ्रेंड्स को मारूंगा। इसके बाद ही रिकू को यह पता चल जाता है कि वो ईमेल और किसी ने नहीं बल्कि इनुगामी ने ही भेजा था। अपने फ्रेंड्स को बचाने के लिए रिकू पूरी स्पीड में जा रहा है अबैंडन स्कूल की तरफ। वहाँ पहुँचने पर कोई भी हर्ट नहीं है। 2 लड़के प्रोजेक्टर रूम में थे, इसलिए रिकू वहाँ पर चला आता है। प्रोजेक्टर के ऑन होने के साथ ही प्रोजेक्टर पर इनुगामी है। वो ये बताता है कि तुम्हें किसी को भी बचाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो अब हमारा डिनर बनने वाले हैं। इनुगामी इस बात से इरिटेटेड है कि रिकू को बोथ ह्यूमंस एंड डीमंस पसंद करते हैं। इनुगामी ये कहता है कि कोई भी डीमन एक ह्यूमन के साथ नहीं रह सकता है। इसके बाद वो प्रोजेक्टर के स्क्रीन को ही फाड़ कर बाहर आता है। इनुगामी बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है रिकू को। साथ ही इनुगामी रिकू को खुद से कमजोर मानता है, जिसके वजह से वो पागल हो चुका है। मगर तभी ही ऑफिसर चले आते हैं नोरा फैमिली के। आते ही वो इनुगामी को घेर लेते हैं ताकि वो कोई भी बेकार काम ना कर पाए। अब क्योंकि रिकू को किसी ने बचाया है, इस बात का एहसास होते ही इनुगामी और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है, ये सोचते हुए कि रिकू और भी ज्यादा कमजोर है। इसी वजह से इनुगामी एक डॉग में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इनुगामी का पास्ट काफी ज्यादा पेनफुल है। इनुगामी इंसानों के साथ रहने की पूरी कोशिश करता था मगर सभी लोग ही उसे बेकार मानते थे, साथ ही लड़कियां उसे बहुत ही ज्यादा डरती थी। उस वक्त इनुगामी को यह नहीं पता था कि इस वर्ल्ड में डीमंस भी रहते हैं। और एक दिन इनुगामी को टेमिजुकी मिला और टेमिजुकी को इनुगामी ने खुद के साथ रहने का ऑफर दिया। बट ज्वाइन करवाने से पहले टेमिजुकी इनुगामी की पावर्स देखना चाहता है, इसलिए वो उसे बांध देता है उसकी पावर्स को देखने के लिए। इनुगामी ये बताता है कि उसके पास कोई पावर नहीं है तो टेमिजुकी यह कहता है कि फिर मुझे तुम्हें खत्म करना पड़ेगा शिकुकु लॉ के अकॉर्डिंग। इसके बाद ही टेमिजुकी इनुगामी को खत्म करके उसे एक डॉग का पावर देता है एंड जितना ज्यादा उसके दिल में हेट्रेड रहेगा वो उतना ज्यादा ही पावरफुल होगा। टेमिजुकी इनुगामी से खुश था, इसलिए उसने खुद की टीम में उसे शामिल कर लिया। प्रेजेंट में ट्रांसफॉर्म इनुगामी अटैक कर रहा है रिकू पर। इनुगामी अटैक करे उससे पहले ही कुबुयाशी जो कि फ्रेंड है रिकू की, उसे वो बांध देती है। ज्यादा मूव करने पर वो स्ट्रिंग टाइट होगा, मगर हेट्रेड में पागल हो चुका इनुगामी फिर भी मूव कर रहा है। इनुगामी ये चिल्लाकर बताता है कि टेमिजुकी ने ही उसे एक रियल डीमन बनाया है। वो ये मानता है कि टेमिजुकी रिकू से कहीं ज्यादा अच्छा है। इन बातों को सुनने के बाद रिकू ये कहता है टेमिजुकी ने तुम्हें डीमन बनाकर भड़का दिया इंसानों के खिलाफ, मगर इंसान या डीमन इंफीरियर या फिर सुपीरियर नहीं होते हैं, इसी वजह से हम एक साथ रह सकते हैं। फिर इनुगामी स्ट्रिंग को तोड़ने के साथ ही अपने ट्रू फॉर्म यानी कि एक डॉग में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एक एक करके वो सभी पर अटैक करता है एंड अब सिर्फ रिकू ही बचा है। रिकू को पकड़ने के साथ ही वो कहता है कि अब तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। सूरज भी डूब चुका है तो अब डीमंस का वक्त आ चुका है। वो रिकू को ग्राउंड पर फेंक देता है, ये सोचते हुए कि मैंने उसे खत्म कर दिया, मगर इनुगामी को स्टैप करके आगे बढ़ चुका है रिकू। रिकू फिर आगे बढ़ता है अटैक करने के साथ ही। इनुगामी के अटैक करने पर रिकू उसका
मुंह ही स्लैश कर देता है अपने स्वॉर्ड से। इनुगामी ये मानता है कि वो जितना ज्यादा बड़ा होगा वो इतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा, इसलिए वो भागने लगता है एंड वो पहुंच जाता है एक बंद पड़ चुके स्कूल में, जहाँ पर इनुगामी अटैक करता है रिकू पर, जिसके वजह से रिकू के एक आईब्रो से खून निकलता है। अपने फाइनल अटैक से रिकू इनुगामी के शरीर को काटने के साथ ही उसे ह्यूमन फॉर्म में ले आता है। रिकू के मारने से पहले ही वहाँ पर टेजुकी चला आता है। वो इनुगामी से कहता है कि मैं तुम्हें इतनी जल्दी मरने नहीं दे सकता हूँ। और ये पहली बार है जब टेजुकी ने रिकू के डीमन फॉर्म को देखा है। वो इम्प्रेस है, मगर वो ये कहता है कि वही लीडर बनेगा। मगर फिर कभी इतना बोलने के साथ ही इनुगामी को लेकर टेजुकी वहाँ से चला जाता है। न्यूरोहिन को पता चलता है कि टेजुकी के पास एक लेजेंडरी ट्रेजर है जो कि है डीमन लॉर्ड का विल। इसी वजह से वो किसी को भी अपना फ्रेंड नहीं मानता है। सभी डीमन आ चुके हैं तो 88 गॉड ऑफ डीमन को सभी को ही लीड करने का वक्त आ चुका है, इसीलिए टेजुकी अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालता है। टेजुकी का स्वॉर्ड या फिर कटाना ने उसको चूज किया है द डीमन लॉर्ड बनने के लिए। हम न्यूरोहिन एंड इगोनोमी को जाते हुए देखते हैं, जहाँ पर ये दोनों ही ये डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे टेजुकी का नाम पड़ा। टेजुकी के फादर ने उसका नाम ये सोचकर रखा था कि वो श्राइन को प्रोटेक्ट करेगा, मगर उसका बेटा अपने नाम को चेंज करने के साथ ही श्राइन को ही डिस्ट्रॉय कर चुका है और अब वो सभी डीमंस का गॉड बनना चाहता है। सुबह के टाइम पर एक क्रो मैसेंजर कैसल में आता है। वो घायल है। वो ये बताता है कि बहुत सारे डीमंस यहीं आ रहे हैं। इसके वजह से सभी लोग ही पैनिक होने लगते हैं। दूसरी तरफ रिकू का ग्रैंड भाई ये पूछता है कि क्या कभी टेरुकी यानी कि ह्यूमंस ने डीमंस को ओवर पावर किया है। तो वो बताता है कि हाँ, ऐसा हुआ है। जब एक बार डीमंस की आर्मी अटैक करने के लिए आई थी ह्यूमंस पर, तो बस एक कटाना की वजह से ह्यूमन डीमन लॉर्ड को ओवर पावर कर चुके थे और ये इंसिडेंट 300 साल पहले हुआ था। दूसरी तरफ कैसल में सभी लोग हैरान हैं कि उनके ओपोनेंट इतने पास आ चुके हैं। ऐसा पिछले 400 साल में पहली बार हुआ है। जेन ये बताता है कि उनके पास और कोई चॉइस नहीं है थर्ड कमांडर के अकॉर्डिंग अटैक करने के अलावा, मगर उससे पहले ये अपने कमांडर के ट्रू इंटेंशन को जानना चाहते हैं। पूछने पर इन्हें पता चलता है कि रिकू इसी कैसल में अपने डीमन फॉर्म में ही है। अब एक बेहद ही खतरनाक रात शुरू होने वाला है। रिकू अपने डीमन फॉर्म में अपने बाकी सभी साथियों के साथ अपने ओपोनेंट की तरफ अटैक करने के लिए निकल रहा है। दूसरी तरफ टेजुकी भी अपने ओपोनेंट को अपनी पावर दिखाने के लिए एक्साइटेड है। वो ट्रांसफॉर्म खुद को कर लेता है एक नए रूप में, जहाँ पर उसके पास एक मास्क होने के साथ ही कटाना भी है। वक्त आ चुका है कि टेजुकी अपने सपने को पूरा करे, सभी के डर के साथ ही उनके जिंदगी लेने का सपना। अब दोनों ही ओपोनेंट्स एक दूसरे के सामने हैं। टेजुकी अपने कंपेनियन से ये कहता है कि तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। रिकू अकेला ही आगे बढ़ रहा है अपने कटाना के साथ बिना डर के। टेजुकी ये सोचता है कि यह जल्दी खत्म होगा। रिकू की आर्मी जंग को शुरू कर देती है। टेजुकी इस बात से हैरान है कि उसकी आर्मी में से कोई भी डीमन रिकू को खत्म करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा है। उसके होते हुए भी रिकू चला आता है टेजुकी के पास एंड अपना स्वॉर्ड निकाल लेता है। टेजुकी उसे अपने स्वॉर्ड से ब्लॉक करता है। टेजुकी यह नोटिस करता है कि रिकू ने अपने प्रेजेंस को छुपा लिया है सभी से किसी एबिलिटी की मदद से। अपने स्वॉर्ड से रिकू टेजुकी के स्वॉर्ड पर प्रेशर दे रहा है। अपने लीडर को ऐसा हारता हुआ देखकर टेजुकी के डीमंस आते हैं उसकी मदद करने के लिए, बट रिकू के स्वॉर्ड को देखने के साथ ही वो लोग आगे बढ़ने से भी डरते हैं। मगर तभी एक डीमन रिकू के ठीक ऊपर चला आता है। ये डीमन अपने ओपोनेंट के दिल में डर बैठाने के लिए जाना जाता है एंड उसी मॉन्स्टर की वजह से रिकू पूरी तरह से अंधेरे में घिर चुका है। वो किसी को भी नहीं देख पा रहा है। टेजुकी अपने पावर का यूज करते हुए काफी सारे डीमंस को खत्म करने के साथ ही रिकू पर भी अटैक कर देता है। रिकू को खुद के साथ ज्वाइन करने के लिए कहता है टेजुकी, ताकि वो ह्यूमंस पर राज कर सके, मगर रिकू मना कर देता है। इसके बाद टेजुकी स्वॉर्ड उठाता है रिकू को खत्म करने के लिए, मगर उसका स्वॉर्ड को कोई रोक देता है जो कि रिकू की फ्रेंड है। वो बचाने के लिए आई है रिकू को। अपने पावर का यूज करते हुए लड़की ने टेजुकी के स्वॉर्ड को फ्रीज कर दिया है। टेजुकी के कहने पर वो लड़की जिसने रिकू को अंधेरे में घेरा था, वो इस लड़की को भी अंधेरे में घेर देती है, मगर वो पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं होती है क्योंकि रिकू के इस फ्रेंड ने अपनी एक आंख को फ्रीज कर लिया था। इस बात का एहसास नहीं था इस लड़की को, इसलिए वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, मगर तभी इस मौके का फायदा उठाकर वाइकावा उस लड़की को फ्रीज कर देती है अपने फ्रोजन अटैक से और इसी वजह से रिकू ठीक हो जाता है। टेजुकी एहसास करता है कि वो हार रहा है, मगर टेजुकी इसके लिए प्रिपेयर है। वो ये मानता है कि उसके डीमन आर्मी उसके लेवल की नहीं है, इसलिए वो अपना दूसरा स्वॉर्ड निकालता है जो कि है डीमन लॉर्ड का स्वॉर्ड गैबल। फिर टेजुकी अपने ही आर्मी के कमजोर मेंबर्स को खत्म करने लगता है। इसके वजह से सभी ही हैरान है, मगर टेजुकी आगे बढ़ते हुए सभी को खत्म करने के साथ ही अपने स्वॉर्ड की पावर को और बढ़ा लेता है एंड अब उसके स्वॉर्ड में उसके मरी हुई कॉमरेड्स की भी पावर्स हैं। रिकू को पता चलता है कि ये स्वॉर्ड अपने ही कॉमरेड्स को खत्म करके उनकी पावर को अपग्रेड करता है अपने ओनर के लिए। रिकू नोटिस करता है कि हर किल के साथ ही स्वॉर्ड की पावर बढ़ रही है। यहीं पर यूरा चली आती है एंड अब तक जो कि टेजुकी सभी को खत्म कर रहा था वो यूरा को भी पकड़ लेता है। रिकू आगे बढ़ता है उसे बचाने के लिए।
बचाने के इस प्रोसेस में टोमिजुकी का मास्क कट जाता है एंड उसका फेस हम देखते हैं जहाँ पर उसके आंखों में पागलपन और गुस्सा है। टोमिजुकी के पापा ये बताते हैं कि उसने इनुगामी को सरपास कर दिया है, क्योंकि 300 साल पहले जब वॉर हुआ था तो उसके बाद वॉर हारने की वजह से टोमिजुकी अपने पापा को फेलियर मानता है। टोमिजुकी पूरे वर्ल्ड को अपनी पावर दिखाना चाहता है और जिस स्वॉर्ड के वजह से टोमिजुकी का पापा हारा था अब वो उसके हाथ में है। साथ ही सभी डीमंस टोमिजुकी को फॉलो कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसका दहशत बहुत ही ज्यादा है एंड ये दहशत रिकू के ग्रैंडफादर से भी ज्यादा है। टोमिजुकी अटैक करे कि उससे पहले ही कुबुनाशी उसके स्वॉर्ड को रोक देती है और फिर सभी रिकू के पास चले आते हैं। काना जो कि दूर से देख रही थी वो पूरी तरह से ही डिफेंसलेस है, इसलिए मौका पाकर इनुगामी अटैक कर देता है काना पर, ये जताने के लिए कि ह्यूमंस एंड डीमंस एक साथ कभी भी नहीं रह सकते हैं। इनुगामी काना पर अटैक करे कि उससे पहले ही टोमिजुकी इनुगामी पर ही हमला कर देता है। टोमिजुकी ने ऐसा इसलिए किया है ताकि वो डीमन लॉर्ड के गैबल स्वॉर्ड को फुल्ली पावर अप कर सके। रिकू शांत है। टोमिजुकी रिकू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। दुनिया को अपना खौफ दिखाने के लिए अब टोमिजुकी तैयार है अपने पावरफुल स्वॉर्ड के साथ। रिकू डॉज करके आसमान में उड़ जाता है एंड वहाँ पर भी स्वॉर्ड की लड़ाई चालू रहती है। ऊपर जाने के बाद रिकू ये बताता है कि उसके पास उसके कॉमरेड्स के सपोर्ट्स हैं, मगर टोमिजुकी इस बात को मना करते हुए यह कहता है कि जो टॉप पे रहता है उसे किसी की भी जरूरत नहीं होती है। टोमिजुकी सभी डीमंस के सबसे ऊपर रहना चाहता है। रिकू टोमिजुकी की आंखों को खोलना चाहता है जो कि घमंड और नफरत से भरी हुई है। सभी को लगता है कि रिकू अब अपने डीमन फॉर्म को खोने वाला है, इसीलिए रिकू अपने ह्यूमन फॉर्म से एंड डीमन फॉर्म में ये वादा करते हैं कि वो भले ही दो पहलू हैं मगर वो अब से एक साथ ही रहेंगे, ह्यूमंस एंड डीमंस दोनों को ही बचाने के लिए। फिर इन दोनों की ही आत्मा एक हो जाती है। रिकू टोमिजुकी के ग्रिप में है। टोमिजुकी को लगता है कि रिकू खत्म हो चुका है, मगर टोमिजुकी को रिकू ये याद दिलाता है कि चांद उग चुका है, वो भी दिन में। इसके वजह से रिकू को एक स्पेशल पावर मिलता है। रिकू का बॉडी स्मोक में कन्वर्ट हो चुका है, जिसकी वजह से टोमिजुकी का अटैक कुछ भी नहीं कर पाता है रिकू का। इसके बाद रिकू आगे बढ़ने के साथ ही टोमिजुकी के सोल को बीच से काट देता है। इसी वजह से जितने भी सोल स्वॉर्ड में कन्वर्टेड थे वो सभी ही रिलीज हो जाते हैं। टोमिजुकी अपने पापा से आगे नहीं निकल पाया एंड अभी वो निहत्था है एंड कमजोर भी। रिकू अटैक करते हुए टोमिजुकी को खत्म करने के लिए आगे बढ़ रहा है। रिकू खत्म करे कि उससे पहले उसका ग्रैंडपा रोक लेता है रिकू को ऐसा करने से। टोमिजुकी जो कि अभी आउट ऑफ कंट्रोल है वो फिर से उस स्वॉर्ड का यूज करना चाहता है। टोमिजुकी स्वॉर्ड का यूज करने के लिए आसमान में जंप करता है जहाँ पर उसके पापा है। टोमिजुकी अटैक करे कि उससे पहले ही रिकू उसे नीचे कर देता है, जिसके वजह से स्वॉर्ड उसके हाथ से छूट जाता है। रिकू टोमिजुकी को यह बताता है कि जिन्होंने भी तुम्हें फॉलो किया तुमने उन्हें ही धोखा दिया। इसके बाद टोमिजुकी के पापा उसके पास ही जंप करते हैं। वो अपने बेटे को उठाते हैं प्यार से। टोमिजुकी के पापा सर झुकाते हैं रिकू एंड उसके ग्रैंडपा के सामने, सभी को हैरान करने के साथ ही वो अपने बेटे के इस हरकत पे माफी भी मांगते हैं, ये कहते हुए कि मैं इसे अब सुधार दूंगा। फिर सभी लोग ही मैंसन पर मिलते हैं जहाँ पर रिकू एंड उसके ग्रैंडफादर बैठते हैं। सभी लोग ही अपने नए मास्टर के लिए सेलिब्रेट कर रहे हैं जो कि है रिकू, और वो ये कामना करते हैं कि उसकी फैमिली की फ्यूचर अब अच्छी हो। यूरा अपनी वाटर टेक्निक की प्रैक्टिस कर रही है मगर वो खुद को अभी कमजोर पाती है। फिर उसके पास रिकू आता है क्योंकि यूरा कई दिन से स्कूल नहीं आई थी। यूरा ये पूछती है कि तुम अकेले हो क्या। रिकू बताता है कि सभी तुम्हें ढूंढ रहे हैं। यहीं पर यूरा का बड़ा भाई चला आता है जो कि शायद से गुस्सा है। यूरा का बड़ा भाई सोल मिशन ऑफ रियूजी के बारे में बताते हुए एक बोतल का यूज करते हुए शिकिगामी को समन करता है और रिकू पर अटैक करता है। रिकू को बचाने के लिए यूरा रिकू को दूर कर देती है और ये पूछती है कि इसका क्या मतलब है। रियूजी ये पूछता है रिकू कौन है। यूरा बताती है वो उसकी क्लासमेट है एंड एक क्लोज फ्रेंड भी। रियूजी ये कहता है मुझे यकीन है कि तुम्हें पता होगा वो एक याकाई है, मगर यूरा इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। रियूजी ये कहते हुए कि तुम्हें एक याकाई मिले तो तुम क्या करोगे। वहीं पर वाटर की मदद से एक डॉग को समन करने के साथ ही रिकू पर अटैक करवाता है, मगर तभी यूरा रिकू के सामने आ जाती है डॉग को ब्लॉक करते हुए। रियूजी हैरान है कि उसकी बहन एक याकाई को बचा रही है। यूरा रिकू से कहती है कि बताओ उसे कि तुम कोई याकाई नहीं बल्कि एक ह्यूमन हो। रिकू हाँ कहता है, इसलिए यूरा खुश होती है। साथ ही वो अपने भाई को ये बताती है कि रिकू उसका अपोनेंट नहीं है। इस बात को सुनने के वजह से रियूजी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, ये बताते हुए कि एक याकाई को बचाना केकेन लॉ के अगेंस्ट है एंड क्योंकि उसकी बहन ने उसे ना चूज करके किसी और को चूज किया है, इसलिए वो अपने शिकिगामी डॉग से अपनी बहन पर अटैक करवाता है, मगर उसकी बहन भी अपने शिकिगामी से अटैक को रोकती है, मगर इसके वजह से यूरा नीचे गिर जाती है। रियूजी अपने बहन को एक चांस देता है, यह कहते हुए कि अगर तुम्हें नहीं मरना है तो मेरे पास आओ, मगर इसके बाद ही रिकू अपने डीमन फॉर्म में आकर अटैक कर देता है रियूजी पर। यूरा को बचाने के साथ ही रिकू खुद को ट्रांसफॉर्म करने के लिए नहीं रोक पाया क्योंकि उसकी फ्रेंड की जान खतरे में थी। यूरा को बचाने के लिए अब रिकू तैयार है।
रियूजिन से फाइट करने के लिए। रियूजी अपने अटैक का यूज करते हुए फ्लावर्स को बनाता है। इस फ्लावर को कोई भी टच करेगा तो वो मेल्ट हो जाएगा और एक वाटर सर्कल भी वो बनाता है रिकू के आसपास। रियूजी अटैक को परफॉर्म करता है एंड यूरा इस अटैक को देखने के बाद बहुत ही हैरान है क्योंकि इस अटैक को सीखने में कई साल लग जाते हैं। रियूजिन ये सोच रहा है कि रिकू खत्म हो चुका है मगर तभी रिकू अपना तलवार रियूजिन के गर्दन पे रख देता है। रियूजिन अटैक करे कि उससे पहले ही रिकू अटैक करके रियूजिन के गर्दन को काटता है। रियूजिन नीचे गिर जाता है एंड उसका पार्टनर रिकू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो पर्सन चैंटेड स्पेल का यूज करके रिकू पर अटैक करता है जिसकी वजह से रिकू नीचे गिर जाता है। यूरा डर चुकी है, साथ ही उसे लगता है कि रिकू अब खत्म होने वाला है, इसलिए वो अपने भाई से पूछती है कि ये कौन है। रियूजिन ये बताता है कि ये उसका चाइल्डहुड फ्रेंड है जिसका नाम है मेमरू, जो कि अब बिल्कुल ही बदल चुका है। वो किसी पर भी रहम नहीं करता है। ये रिकू को खत्म करने वाले हैं मगर तभी ही रियूजिन रिकू के स्वॉर्ड को देखकर हैरान हो जाता है। उसे पता चलता है कि एक ऐसा स्वॉर्ड है जो कि याकाई को ही खत्म करते हैं। रियूजिन को समझ में नहीं आता है कि रिकू क्यों इस स्वॉर्ड को कैरी करता है मगर फिर भी वो मेमरू को रिकू को खत्म करने के लिए कहता है। रिकू को खत्म करने के लिए मेमरू आगे बढ़ता है मगर उसके हाथ को कोई जकड़ लेता है। वह कुमनासी थी जो कि बहुत सारे याकाई के साथ यहाँ पर चली आई है। यहाँ पर 100 डिमेंस चले आए हैं अपने मास्टर को बचाने के लिए। रियूजिन को ये पता चल चुका है, इसलिए अब उसे अपने कामों को अच्छे से करना पड़ेगा, वो भी संभल कर। रियूजिन रिकू से पूछता है कि तुम कौन हो। यूकी ये बताता है कि वो यंग मास्टर है द ग्रेट याका यूजुकी फैमिली जो कि ईस्ट जापान में है एंड वो ग्रैंडसन है न्यूरिन का। इस बात के बाद ही मेमरू की आंखें नफरत से भर जाती है एंड वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है मगर रिकू के पर्सनल गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। रियूजी भी मेमरू को रुकने के लिए कहता है। रियूजी फिर इन्हें एक बुरी खबर सुनाता है। वो बताता है कि केकन क्लैन का एनिमी अपने राह पर निकल चुका है और वो एक ऐसी याकाई है जो कि हर एक कायोटो याकाई को लीड कर रही है और उसका नाम है हागुरोमो। उन्होंने पहले ही 8 केकाई बैरियर्स को तोड़ रखा है जिसे मेंटेन किया था केकन ने और केकन क्लैन के हेड ने ही हामोरो को उनके क्लैन में शामिल किया है और उसे ऑर्डर किया गया था यूरा को वापस लाने का। रिकू ने हागुरोमो का नाम पहली बार सुना है मगर उसके दिल में अब डर है और वो बहुत ही प्रेशर फील कर रहा है। रियूजिन रिकू को सावधान रहने के लिए कहता है। दूसरी तरफ यूरा कमजोरी की वजह से बेहोश हो जाती है, इसलिए उसे कैसल में लाया जाता है। वहाँ पर आने के बाद यूरा वहाँ से भाग जाती है क्योंकि उसे पता चल गया था यह कैसल एक याकाई कैसल है। एक बड़े से ट्री के ऊपर चांदनी रात में यूरा रिकू को देखती है। रिकू के पास पहुंचने के बाद यूरा उसे पूछती है कि तुम ह्यूमन हो या डीमन, मुझे बताओ। रिकू का आंसर ही उसकी जिंदगी का फैसला करेगा। रिकू ये बताता है कि दिन में मैं एक ह्यूमन ही रहता हूँ मगर रात होते ही मैं एक याकाई बन जाता हूँ, यानी कि रिकू 2 जिंदगी जीता है। इस बात को सुनने के बाद यूरा रिकू पर भरोसा करने का सोचती है क्योंकि वो रिकू को जानती है। खुद की मदद करने के लिए वो रिकू को थैंक यू कहती है। रिकू के ग्रैंडफादर इस पर्सन से ये पूछते हैं कि जो रियूजिन ने कहा क्या वो सही है। यहाँ बात हागुरोमो की हो रही है। पर्सन ये कहता है कि मैंने भी नहीं सोचा था कि ठीक 400 साल बाद मैं उसका नाम फिर से सुनूंगा। फिर 400 साल पहले जब केसो पीरियड चल रहा था तब बहुत सारे जवान याकाई कायोटो नाम के शहर में जमा हुए थे ये पता करने के लिए कि मास्टर बनने के लायक कौन है। साथ ही कुछ याकाई ने यह नोटिस कर लिया था कि न्यूरा फैमिली काफी स्ट्रांग है। यहाँ के प्रिंसेस के पास एक ऐसी पावर थी जिसे वो किसी को भी हील कर सकती थी एंड इस एबिलिटी का फायदा उसका लालची बाप उठाता था और बहुत पैसे बनाता था। और प्रिंसेस को ये बातें पसंद नहीं थी क्योंकि वो सभी की मदद फ्री में करना चाहती थी। और एक पर्सन जो कि अनियोजी है, नाम है उसका कुमुत्सु, वो प्रिंसेस को इविल याकाई से प्रोटेक्ट करता था और उसने प्रिंसेस को एक ऐसा स्वॉर्ड भी दिया था जिसके मदद से वो आसानी से किसी भी याकाई को खत्म कर सकती थी खुद के बचाव के लिए। और हर एक किलिंग के साथ उस स्वॉर्ड की पावर बढ़ती थी। रिकू के ग्रैंडफादर यंग न्यूरिन जो कि प्रिंसेस को जानते थे, उन्हें उनसे प्यार हो चुका है और वो प्रिंसेस को अपना बनाना चाहते थे। वो प्रिंसेस को खुद के कैसल में ले जाने का पूछते हैं बट प्रिंसेस मना कर देती है मगर न्यूरिन ये बताते हैं कि मैं तुम्हारी ये रात बर्बाद नहीं होने दूंगा। प्रिंसेस मान जाती है तो न्यूरिन उन्हें उठाकर गार्ड के सामने से ही जाने लगते हैं स्पीड में। इसी वजह से कोई भी गार्ड उन्हें नहीं देख पाता है। इसकी मेन वजह न्यूरिन की एक एबिलिटी होती है। उस रात प्रिंसेस काफी खुश थी याकाई के होने की वजह से। प्रिंसेस ने याकाई को आयाकाशी नाम दिया। उसी रात न्यूरिन ने प्रिंसेस से ये पूछा कि क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? तुम्हारे लिए मेरा प्यार बहुत ही बढ़ चुका है। अगली सुबह प्रिंसेस के घर पे उनके पापा से मिलने के लिए कुछ कायोटो डीमन आए थे। डीमंस ने प्रिंसेस के बदले में उनके पापा को पैसे ऑफर किए। उनके पापा ने ये सोचकर कि मैं भी अपनी बेटी से बहुत सारा पैसा बना सकता हूँ, उन्होंने मना कर दिया। इस बात से डीमन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए क्योंकि प्रिंसेस के पापा अब भी पैसे के लिए लालची थे। इसीलिए उन डीमंस ने प्रिंसेस के पापा को खत्म कर दिया एंड प्रिंसेस को किडनैप करके वो ले गए। उसी रात न्यूरिन प्रिंसेस को ले जाने के लिए आया मगर वो अपने सामने
मरे हुए गार्ड्स को पाता है। एक गार्ड जिसकी हालत बहुत ही खराब थी, वो बड़े ही मुश्किल से यह बताता है कि प्रिंसेस को कुछ डीमन किडनैप करके ले गए हैं साका कैसल में। इस बात को सुनते ही न्यूरिहिन को यह याद आता है कि उस कैसल में हागुरुमो रहती है। कैसल के अंदर बहुत से प्रिंसेस को लाया गया था जिनके पास अलग अलग यूनिक पावर्स हैं। एंड आज की रात में हागुरुमो उन सभी प्रिंसेस को खाने वाला है। हागुरुमो प्रिंसेस को ही सबसे पहले खाने के लिए आगे बढ़ता है, बट प्रिंसेस न्यूरिहिन का नाम ले रही है। एंड तभी ही प्रिंसेस न्यूरिहिन के पैरों की आवाज सुनती है। न्यूरिहिन यहाँ पर चला आया है सभी से छुपते हुए। हागुरुमो पर अटैक करने के लिए न्यूरिहिन आगे बढ़ता है, मगर उसके स्वॉर्ड को बहुत सारे गार्ड्स रोक लेते हैं। न्यूरिहिन के यहाँ पर आने पर हागुरुमो बिल्कुल भी खुश नहीं है। न्यूरिहिन फिर अपना इंट्रोडक्शन देते हुए यह कहता है कि मैं हूँ सुप्रीम कमांडर न्यूरा क्लैन का, और मैं यहाँ पर अपनी प्रिंसेस को ले जाने के लिए आया हूँ। न्यूरिहिन को यहाँ देखकर हागुरुमो खुश हो जाती है, क्योंकि पिछले 100 साल में पहली बार कोई याकाई ऐसा करने की हिम्मत कर पाया है। न्यूरिहिन अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर उस पर अटैक करती है हागुरुमो के टेल्स, जिसके वजह से न्यूरिहिन इंजर्ड हो जाता है। मगर न्यूरिहिन किसी की भी परवाह न करते हुए खुद को आगे करता है अटैक को झेलने के लिए। एक टेल की वजह से न्यूरिहिन को काफी ब्रूटल डैमेज होता है। हागुरुमो ये बताती है कि तुम तो बहुत ही बेकार हो, कुछ करो जिससे मुझे मजा आए। हागुरुमो ये बताती है कि उनके टेल्स उसके पावर एंड इविलनेस को डिस्क्राइब करते हैं। एंड इसके बाद ही उसके टेल बहुत सारे अटैक करने लगते हैं न्यूरिहिन पर, जहाँ पर न्यूरिहिन डॉज कर रहा है, मगर उसे इंजरी होती है। इसी वजह से प्रिंसेस उसे हील करने की कोशिश करती है, बट हागुरुमो ऐसा करने नहीं देती है। साथ ही प्रिंसेस को समझ नहीं आ रहा है कि न्यूरिहिन क्यों इतना ज्यादा उसके लिए मार खा रहा है। न्यूरिहिन यह बताता है कि मैं जब भी तुम्हारे साथ रहता हूँ मुझे शांति महसूस होता है, मुझे ये दुनिया अच्छी लगने लगती है, और मैं ये चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ ही अपनी पूरी जिंदगी बिताऊं। और वो खुद को ऐसा दिखाना चाहता है अभी, जिसके वजह से प्रिंसेस उससे प्यार करने लगे। फिर न्यूरिहिन खुद को बदल लेता है। हागुरुमो ये नोटिस करता है कि अब न्यूरिहिन पहले जैसा नहीं है, अब अंधकार और बुराई आ चुकी है न्यूरिहिन में। एंड अब बैटल होगा आयकाशी के बीच में। न्यूरिहिन खुद को डार्कनेस में इतना ज्यादा छुपा लेता है कि हागुरुमो उसे देख भी नहीं पाती है। अंधेरे में रहने की वजह से हागुरुमो के टेल्स न्यूरिहिन पर नहीं अटैक कर पाते हैं, और इसी वजह से न्यूरिहिन हागुरुमो के फेस पर स्लैश करता है। और इसके वजह से जितने भी याकाई एनर्जी अब तक हागुरुमो ने अपने बच्चे के लिए स्टोर करके रखा था, वो सभी ही भागने लगते हैं, और हागुरुमो चाहकर भी उन्हें नहीं रोक पाती है। अपने सालों की मेहनत को यूं जाता देखकर वो ये भी देखती है कि न्यूरिहिन भाग रहा है, इसलिए वो अपने टेल से न्यूरिहिन के दिल पर अटैक करती है, और वो न्यूरिहिन का दिल खाती है अपनी पावर को बढ़ाने के लिए। हागुरुमो न्यूरिहिन को खत्म करने के लिए आगे बढ़ती है, मगर उससे पहले ही कोर्स पेपर उससे घेर लेते हैं। हागुमोटो हेगा ने शिगाकामी युगा का यूज किया है, जिसके अंदर 12 एंसेस्टर गॉड्स की पावर है। वो इस मूव का यूज कर रहा है ताकि वो हागुरुमो द डीमन को सील अप कर सके। एंड सभी गॉड्स से अपने स्पेल का यूज करने लगते हैं। अब क्योंकि हागुरुमो ने पहले ही अपने याकाई एनर्जी को खो दिया है, इसलिए उसे सील अप करना बहुत ही इजी हो चुका है। हागुमोटो न्यूरिहिन को बताता है कि जिस स्वॉर्ड से तुम उसे खत्म करने वाले थे उसे मैंने ही बनाया है। फिर न्यूरिहिन स्वॉर्ड का आखिरी बार यूज करता है और हागुरुमो को बीच से ही काट देता है। मरने से पहले हागुरुमो न्यूरिहिन के आने वाले पूरे ही वंश को श्राप देकर मरती है। हागुरुमो फिर मर जाती है एंड न्यूरिहिन बन जाता है 10 डिमोनियन का डीमन गॉड। प्रिंसेस आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है ताकि वो न्यूरिहिन को हील अप कर सके। प्रिंसेस काफी ज्यादा घबरा चुकी थी। वो ये बताती है कि वो अपनी पूरी जिंदगी ही न्यूरिहिन के साथ बिताना चाहती है। उन्होंने कायोटो डीमन को पीछे छोड़ दिया और वो न्यूरिहिन की बीवी बन गई। साथ ही वो माँ बनी रेहान की, जो कि सेकंड ईयर था। प्रेजेंट टाइम में रिकू को कुछ यादें आ रही है जब किसी लड़की ने उसके पापा को खत्म कर दिया। केकन क्लैन काफी ज्यादा चिंतित है क्योंकि हागुरुमो अटैक करने के लिए तैयार है। रिकू न्यूरिहिन के पास आता है और उसे पूछता है कि क्या वो कायोटो जा सकते हैं। इस बात की वजह से न्यूरिहिन का रिएक्शन चेंज हो जाता है। रिकू यह कहता है कि आप बहरे हो चुके हैं, आपने सुना नहीं। न्यूरिहिन गायब हो जाता है। फिर वो अपेयर होता है रिकू के सामने, जिसकी वजह से रिकू 2 कदम पीछे होता है। न्यूरिहिन रिकू को किक करता है, जिसकी वजह से वो पूल में जा गिरता है। न्यूरिहिन यह कहता है कि तुम कितने बेवकूफ हो, तुम एक बूढ़े के किक को भी नहीं डॉज कर पाए। न्यूरिहिन यह कहता है कि तुम मुझे नहीं हरा पा रहे हो, तुम बाकियों से कैसे जीतोगे। फिर रिकू लेक से बाहर आता है अपने डिमन फॉर्म में, जहाँ पर उसका फेस कुछ ऐसा है। न्यूरिहिन यह बताता है कि अगर तुम्हें कायोटो जाना है तो अपनी तलवार निकालो। क्रोस जो कि आगे बढ़ ही रहा था, वो अपने सामने इन दोनों को ऐसे सिचुएशन में देखता है जहाँ पर न्यूरिहिन बड़े ही तेजी से रिकू पर अटैक करता है, जिसे रिकू डॉज नहीं कर पाता है। रिकू ये समझ नहीं पाता है कि उसके ग्रैंडफादर इतने ज्यादा कैसे तेज हैं। न्यूरिहिन ये कहते हैं कि अगर तुम्हें जीतना है तो तुम्हें पहले अटैक करना पड़ेगा, यही रूल कहता है। फिर रिकू खुद को प्रूफ करने के लिए बहुत सारे अटैक करने की कोशिश करता है, मगर उसके हर एक अटैक को ही उसके ग्रैंडफादर
डॉज करते हैं। फिर र्यूनहेन आयाकाशी का यूज करते हुए अपने ट्रू फॉर्म में आ जाते हैं एंड बड़े ही आसानी से रिकू को हरा देते हैं, ये जताने के लिए कि अगर रिकू कायोटो जाता है तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। मगर क्योंकि रिकू को कायोटो जाना है, इसलिए वो अपने ग्रैंडपा से पूछता है कि अगर मैं इस मूव को सीख लूं तो क्या मैं वहां पर जा सकता हूं। क्योंकि जब भी वो हागुरुमो का नाम सुनता है तो वो बहुत ही ज्यादा नफरत और गुस्सा फील करता है, क्योंकि हागुरामा ही वो लड़की है जिसने रिकू के फादर को स्टैप करके उन्हें खत्म किया था। न्यूरेहन ये सोचने लगता है कि क्या मैंने रिकू को बड़ा करने में कोई गलती कर दी। न्यूरेहन कुराशु को कुछ लोगों को बुलाने के लिए कहता है और वो लोग थे ओसोटोनो फैमिली के। वहाँ पहुँचने से पहले रिकू 2 दिन से सोया था। रिकू उठता है तो वो खुद को एक पॉट में पाता है। सभी डीमंस ये बताते हैं कि अगर कुछ घंटों में अगर रिकू नहीं उठता तो सभी याकाई उसे खा जाते हैं। नाम अब रिकू का क्या होगा, वो भी बहुत ही कमजोर है। सभी याकाई उसे खाने तक के लिए तैयार है और उसे हागुरामा को भी खत्म करना है। तो क्या उसे वो खत्म कर पाता है कि नहीं, जानेंगे इस वीडियो के अगले पार्ट में। अभी के लिए चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो इस चैनल को, बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करो ताकि मैं जब भी नया पार्ट डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुम्हारे पास जाए। कमेंट नहीं किया है तो जल्दी से कमेंट करो, लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना। अभी के लिए तुम चाहो तो एंड स्क्रीन के वीडियोस को देख सकते हो। मिलते हैं इस वीडियो के पार्ट 2 में। बाय।